हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा यूकेपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एलटी के रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट हैं, और या फिर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो, या उत्तराखंड एलटी लेक्चरर, जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी टीचिंग से रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें सभी में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्लूकोज एंड सुक्रोज। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो ग्लूकोज और सुक्रोज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमारे पास शुगर या ग्लूकोज जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड और एक होता है ओलिगोसैकेराइड, और हमारे पास थर्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। तो सिंपल सी बात यह है कि मोनोसैकेराइड में केवल एक ही यूनिट जुड़ी रहती है शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की। जैसे हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक ही यूनिट है, और ये स्ट्रक्चर है किसका? डी ग्लूकोज का। ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्लूकोज का, और इसमें केवल एक ही यूनिट होती है शुगर की या कार्बोहाइड्रेट की। जबकि यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो सुक्रोज का है, जहाँ पर एक ग्लूकोज की यूनिट और दूसरा फ्रक्टोज की यूनिट आपस में जुड़ी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं, जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड होते हैं जिनमें एक ही शुगर यूनिट होते हैं, वो सभी के सभी रिड्यूसिंग शुगर होती हैं। वो सभी के सभी कैसी होती हैं? रिड्यूसिंग शुगर होती है। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, सुक्रोज जो होता है वो एक डाइसैकेराइड है, और ये जो है कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज पता चल गई कि भाई ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है? रिड्यूसिंग शुगर। और दूसरा सुक्रोज कैसा होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है, वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है कॉपर 2+ का एक सॉल्यूशन होता है, जो कि रिड्यूसिंग शुगर के साथ रिएक्ट करता है, और जो रिड्यूसिंग शुगर होती है इस फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देती है, यानी इसका अपचयन कर देती है, जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज तो क्या करेगा? फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन कर देगा, और इसके साथ ये रिएक्शन हो करके फेलिंग सॉल्यूशन का कलर यहाँ पर चेंज हो जाता है, लेकिन सुक्रोज के साथ यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलिंग सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कार्बिल एमाइन रिएक्शन इज गिवन बाय। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है वो है एमीन वाले चैप्टर से, जो एमीन के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि कार्बिल एमीन रिएक्शन इज गिवन बाय। तो ये एक टेस्ट होता है जो यूज होता है किसके लिए? प्राइमरी एमीन को और एमीन से डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो टेस्ट दिया जाता है केवल कौन देता है? केवल प्राइमरी एमीन ही इस टेस्ट को देता है। अब यहाँ पर कैसे होता है ये टेस्ट? यहाँ पर कोई हमारे पास प्राइमरी एमीन है, जैसे लाइक RCH2NH2, R ग्रुप यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन या फिर कोई लंबी सी कार्बन की चेन। इसमें हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ में हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH या फिर NaOH। तो यहाँ पर से ये जो ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्काइल आइसोसाइनेट पे। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनेट, इसको बोलते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। और यहाँ पर से एक अजीब सी मतलब गंदी सी स्मेल आती है। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि स्मेल से हमें आइडिया आ जाता है कि ये जो है, अगर माना स्मेल आएगी तो इसका मतलब ये जो हमारा टेस्ट है वो पॉजिटिव है, यानी हमारे पास सॉल्यूशन में क्या है? 1 डिग्री एमीन या फिर प्राइमरी एमीन है। यहाँ पर से 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। ठीक है, या 2 डिग्री एमीन हो या फिर हमारे पास 3 डिग्री एमीन हो, लाइक ऐसे RRNH2 NH2, तो ये भी क्या करेगा? सेम, ये दोनों के दोनों इस रिएक्शन को नहीं देते हैं। तो जितने भी हमारे 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन हो
चाहे यहाँ पर एलिफेटिक हो जैसे CH3 CH2 ग्रुप लगा हो R की जगह, या फिर कैसा लगा हो, ये हमारा ऐसे कोई ग्रुप लगा हुआ एरोमेटिक, सभी के सभी 1 डिग्री प्राइमरी अमीन कार्बिल अमीन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जितने हमारे प्राइमरी अमीन्स होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ये क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवज के साथ एल्काइल आइसोसाइनेट बनाते हैं, और एक अजीब सी स्मेल यहाँ पर से आती है, जैसे सड़े हुए अंडे की स्मेल आती है उस टाइप की, और इससे हमें प्राइमरी अमीन का टेस्ट कंफर्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट इनटू। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, इसको रतौंधी भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास क्या होता है, जो नॉर्मल विजन होता है, जब हमारे पास आंख हमारी सही होती है, रतौंधी नहीं होता, तो हमें रात के टाइम में सारी लाइट वाइट सब नॉर्मल हमें दिखती है। लेकिन जिसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है विटामिन ए की कमी से जो होता है, उसको चीज़ें रात को साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती, जैसे यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस में नहीं दिख रही है। इसके अलावा जो रिकेट्स जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से, और बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स टुवर्ड्स सोडियम डिक्रीजेज इन ऑर्डर। देखिए जैसे हमारे पास कोई एल्कोहल है, जैसे यहाँ पर हमें दे रखे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल, तो इसमें से हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है RCH2OH, दूसरा हमारे पास 2 डिग्री एल्कोहल है RCHROH, और ये हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है RCRR। डिग्री हम कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री डिसाइड करने के लिए हम देखते हैं जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उससे कितने अल्काइल ग्रुप यहाँ पर जोड़ रखे हैं। जैसे यहाँ 1 जोड़ रखा है, यहाँ 2 जोड़ रखे हैं, और यहाँ 1 2 और ये 3 जोड़ रखे हैं। तो ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये 3 डिग्री एल्कोहल है। अब हमें क्या कह रहा है कि इसकी रिएक्शन अगर सोडियम के साथ होती है, इनमें से सभी की रिएक्शन अगर हम सोडियम के साथ करवाते हैं, तो सोडियम के साथ रिएक्शन का क्या ऑर्डर होगा, मतलब ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा 1 डिग्री या 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। आपको यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझनी है, जब भी सोडियम अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है तो ये एज ए बेस यहाँ पर काम करता है, और ये हमारा जो अल्कोहल होता है वो एसिड की तरह काम करता है। जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर से हमें मिलता है सॉल्ट यानी लवण प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पर से निकलती है। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जहां पर जिस अल्कोहल की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी वहां पर से जल्दी रिएक्शन होगी, क्योंकि बेस जो है वहां पर सबसे जल्दी अपक्रिया करेगा। तो यहाँ पर अगर एसिडिटी का ऑर्डर देखें तो एसिडिटी का जो ऑर्डर होता है अल्कोहल का वो होता है 1 डिग्री का सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री अल्कोहल एसिडिक होते हैं। तो इसका मतलब जो सोडियम होगा वो 1 डिग्री अल्कोहल पर सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा, और यहाँ से सॉल्ट जो बनेगा, हाइड्रोजन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पर सोडियम आके जुड़ेगा, तो RCH2ONA बन जाएगा, O पे नेगेटिव होगा, Na पे पॉजिटिव, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इससे बाहर निकल जाएगी। इसको आप हाफ H2 भी लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर भी क्या होगा, RCHRO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और यहाँ पर से भी हाइड्रोजन गैस यहाँ से भी बाहर निकलेगी। सेम चीज यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन बहुत ही कम रेट में होगी, बहुत ही स्लो होगी 3 डिग्री अल्कोहल पे। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सोडियम के साथ सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, और सबसे कम एसिडिक होता है 3 डिग्री अल्कोहल, ये सोडियम के साथ सबसे देर में अपक्रिया करेगा। तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 1 डिग्री से सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री, ये ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा है तो इसलिए वो बेस के साथ सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आइडेंटिफाई व्हिच वन इज नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पर सिंपल सा, आपको जब भी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक छांटने होते हैं कंपाउंड्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपके पास एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हकल्स रूल। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, एक रूल होता है जिसको बोलते हैं हकल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। तो सिंपल सी 2-3 लाइनें आपको इसमें याद रखनी होती है। कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक होगा तो उसकी 2-3 खास बातें होंगी। वो होगा, सबसे पहले साइक्लिक होगा, दूसरी चीज होगी वो कैसा होगा, प्लेनर होगा, तीसरी चीज होती है वो कंप्लीटली कंजुगेटेड होगा, कंप्लीटली कंजुगेटेड होगा।
कंजुगेटेड होगा, ठीक है। और इसके बाद एक रूल आता है हकल का जो होता है 4n+2 इक्वल टू नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके अंदर हम काउंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको इतना कैसे आपको देखना है ये सब चीजें। सबसे पहली चीजें देखो, पहला हम देखते हैं जैसे ये कंपाउंड साइक्लिक है, मतलब एक चेन खुली चेन में ना होकर के बंद उसमें है और साइक्लिक है। तो पहली चीज ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो वैसे भी बेंजीन का है और बेंजीन एरोमेटिक ही होता है, तो साइक्लिक है, ठीक हो गया। अब प्लेनर है या नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए आपको एक सिंपल सा तरीका अपनाना पड़ता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हर किसी एटम का, तो देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड इधर से यहाँ को है, दूसरा यहाँ को है और तीसरा यहाँ पर हाइड्रोजन छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि कार्बन जो बनाता है 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन छुपा होगा 4। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो हमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होंगे 1 2 और 3, तो यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो जहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सिंपली आप डबल बॉन्ड जहाँ जहाँ पर होंगे वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होता है, तो यहाँ पर सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसका मतलब ये प्लेनर भी है। तीसरा कंप्लीटली कंजुगेटेड का मतलब होता है इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड स्टेप से होने चाहिए, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये सब है। और लास्ट जो है आपको अंदर जो इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं वो कैसे काउंट करने हैं, हर किसी डबल बॉन्ड पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसके अंदर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक है। अगर आप सिंपली याद रख रहे हैं किसी सिस्टम के अंदर 2 6 10 और 14 ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर ये एरोमेटिक होता है, ठीक है। अब सेकंड ऐसे हम देखते हैं, देखिए कैसे। सेकंड देखिए साइक्लिक दिख रहा है और यहाँ पर भी प्लेनर भी दिख रहा है, प्लेनर मतलब डबल बॉन्डेड है और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन सभी एटम पे sp2 है। थर्ड वन इज ये कंप्लीटली कंजुगेटेड है या नहीं है। कंप्लीटली कंजुगेटेड मतलब जैसे यहाँ पर देखिए अगर नेगेटिव चार्ज फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे अल्टरनेट होने चाहिए, चाहे कोई चार्ज हो उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या फिर कोई डबल बॉन्ड हो उसके बाद सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जो ये चीजें हैं वो एक सिंगल बॉन्ड द्वारा डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए। तो थर्ड वन इज यहाँ पर भी कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है और इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। थर्ड अगर हम देखें, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जहां पर हमें लोन पेयर और ये लोन पेयर दे रखे हैं और नेगेटिव चार्ज, तो इनमें से एक ही को आपको काउंट करना है, या तो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करोगे या फिर नेगेटिव चार्ज के। तो अभी यहाँ पर हमने केवल नेगेटिव चार्ज के काउंट कर रखे, तो लोन पेयर को काउंट आप यहाँ पर नहीं करोगे जब आप इलेक्ट्रॉन गिनोगे अंदर। थर्ड वन इज ये हमारा फ्यूरॉन होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी साइक्लिक है और सभी जो एटम है उन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो प्लेनर भी है। और थर्ड वन इज कंप्लीटली कंजुगेटेड, देखिए लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, तो ऐसे अल्टरनेट है, तो इसका मतलब ये हमारा कंप्लीटली कंजुगेटेड भी है। और थर्ड वन इज 2 2 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पर, तो कितने 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। और लास्ट वन अगर हम देखें तो यहाँ पर कंप्लीटली कंजुगेशन नहीं है, देखिए साइक्लिक भी है लेकिन प्लेनर ये नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है, यहाँ पर इस वाले कार्बन पर अगर देखोगे तो इस पर 2 हाइड्रोजन होंगे और इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3 होगा, तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल होगा, मतलब प्लेनर ये नहीं होगा। और दूसरी चीज अगर देखना चाहें तो यहाँ पर से लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद देखिए सिंगल बॉन्ड ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर से कंजुगेशन खत्म हो गया, क्योंकि कंजुगेशन के लिए क्या चाहिए था, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लेनर भी नहीं है और साथ ही साथ यहाँ पर कंप्लीटली कंजुगेशन भी नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड जो हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नॉन एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड हो जाते हैं जो प्लेनर ना हो या फिर जो कंजुगेटेड ना हो, वो सब क्या होते हैं हमारे नॉन एरोमेटिक होते हैं। चलो ये हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट रिएजेंट। बेनेडिक्ट रिएजेंट जो होता है वो हमारा फेलिंग सॉल्यूशन की तरह ही होता है, ये भी इसमें भी कॉपर पाया जाता है
तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो सारे के सारे इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं वो सारे के सारे इसके साथ नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पर एल एरेबिनोज, डी फ्रक्टोज और एमाइलोज ये सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारा डी ग्लेसिटिटॉल होता है ये क्या होता है, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। इस वजह से ये हमारा जो बेंडिक्ट रिएजेंट है उसके साथ पॉजिटिव टेस्ट ये नहीं देगा, क्योंकि ये कैसा है, ये हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। या फिर इसको, ये हमारा एक वैसे अल्कोहल ही होता है, अल्कोहल टाइप का ही रहता है ये। इस वजह से ये जो है इसमें, क्योंकि हमारे रिडक्शन होने की कोई संभावना नहीं है, इस वजह से ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा बेंडिक्ट रिएजेंट के साथ। अगला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ फिनॉल इनटू सैलिसल्डिहाइड डन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नेम रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो होती है रैमल्टीमैन रिएक्शन। रैमल्टीमैन रिएक्शन में क्या होता है, ये हमारा सैलिसल्डिहाइड होता है, ये हमारा सैलिसल्डिहाइड होता है OH और यहाँ पर CHO। ये फिनॉल जो है इसमें कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास फिनॉल है, ठीक है। और फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक हमारे पास रिएक्शन होती है जिसको क्या बोलते हैं, रैमर-टीमान रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास जो रिएजेंट होता है वो होता है एक क्लोरोफॉर्म CaCl3 और साथ में हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH जो बेस की तरह काम करता है। तो इस OH के यहाँ पर बगल में CHO आकर के जुड़ जाता है, और ये हमारी कौन सी रिएक्शन होती है, रैमर-टीमान रिएक्शन। तो यहाँ पर फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी रिएक्शन आती है, रैमर-टीमान रिएक्शन, ठीक। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन पॉपी सीड्स। पॉपी सीड जो होता है वो हमारा किसको बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको बोलते हैं अफीम, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ओपियम। पॉपी सीड जो पाए जाते हैं वो किसके होते हैं, ओपियम या अफीम के सीड होते हैं, ठीक है। जो आजकल ज्यादातर वैसे इसका यूज जो होता है वो होता है मेडिसिन में, किसी को दर्द वगैरह को कम करने के लिए, लेकिन इसका मिस यूज किया जा रहा है ज्यादातर नशे वगैरह के लिए। तो ये जो होता है अफीम के ये बीज जो होते हैं इसके अंदर एक एल्केलॉइड पाया जाता है, वो होता है कौन सा, मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन जो होता है वो किस पे पाया जाता है, इसमें लगभग 12% जो होता है वो मॉर्फिन होता है, जिसकी वजह से नशा वगैरह होता है। और ओपियम के जो इस पौधे का नाम होता है उसको बोलते हैं ओपियम पॉपी, ठीक है। और इसके ओपियम पॉपी के जो सीड होते हैं उनको पॉपी सीड बोलते हैं, और उसमें मॉर्फिन 12% लगभग पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉर्फिन, जो कि पॉपी सीड में पाया जाता है। अगला 9th क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये सिंपल सा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर दो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नंबरिंग हमेशा प्रेफरेंस में हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4 ऐसे नंबरिंग होगी। और तो अब सिंपल से जैसे नंबरिंग होगी तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर OH ग्रुप जो है एज ए सब्स्टिट्यूट यहाँ पर काम करेगा, जबकि COH ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप काम यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल, 3 पे हमारा मिथाइल लग रखा है, और 2 पे क्या लग रखा है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी। तो हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा क्योंकि H से आता है, तो 2 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल और 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता प्रोपेनोइक, ये भी प्रोपेनोइक भी नहीं हो सकता, ये तो सिंपल सा ही पता चल जाएगा कि 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक आएगा। तो यहाँ पर पहले 2 हाइड्रोक्सी लिखोगे क्योंकि H पहले आता है M से, 2 मिथाइल यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकली अगर हम देखें तो H पहले आता है, इसलिए हम 2 हाइड्रोक्सी पहले लिखेंगे फिर 3 मिथाइल लिखेंगे। तो इसका आंसर A वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो कौन सा विटामिन इसमें से वाटर सॉल्युबल है, तो इसके लिए आपको याद रखना है गई भैंस पानी में।
तो आपको याद रखना है, देखिए गई भैंस पानी में, भैंस से क्या याद रखना है, बी और सी। जो बी और सी विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी के सारे विटामिन ए, डी, ई और के, ये सब कैसे होते हैं, ये सब के सब फैट सॉल्युबल होते हैं, वसा में घुलते हैं ये, ठीक है, फैट सॉल्युबल। बाकी आप बी और सी याद रखेंगे, गई भैंस पानी में, बी सी, तो आपको पता चल जाएगा कि पानी में कौन घुलेंगे, ठीक है, पानी में कौन घुलते हैं, फिर विटामिन सी यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर से आज की वीडियो में मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपको डिस्कस किए। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और कुछ नई चीज़ सीखने का मौका मिला होगा। ऐसे ही मैं आगे को इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगा, आगे भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही देते रहूँगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी और आपको इसमें क्या कुछ और समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।